In this lecture, we will discuss what are the mechanism of the sign and symptoms of diabetes. हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि there are 5 kind of sign symptoms जिसमें polyuria, polydipsia, increased weight loss और feeling lethargic और sleepy, ठीक है, और there is no healing, not no proper healing of any injured site, ठीक है. तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि हाउ अ पर्सन विद डायबिटीज इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज फील टायर्ड एंड स्लीपी. हाउ? बिकॉज ग्लूकोज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर ब्रेन, दैट इज ग्लूकोज. जब ग्लूकोज प्रॉपरली ब्रेन को नहीं पहुंचता तो ब्रेन से सिग्नल्स इंड्यूस नहीं होते क्योंकि मसल्स की रिलैक्सेशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है. ब्रेन जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता कि बॉडी जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करे. अगेन जो मसल्स के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहा होता, मसल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पहुंच पा रहे होते, ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहे होते, और पेशेंट फील वेरी लेथार्जिक कि एनर्जी नहीं मिल रही. एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाती है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा कि व्हेन ग्लाइकोजन कम्स ओवर देयर, ठीक है, और फिर वहां से एटीपी प्रोडक्शन होती है. ओवर एंड ऑल पेशेंट फील्स lethargic, ठीक है, नो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. देन देयर इज कंफ्यूजन. ऑब्वियसली जब एनर्जी नहीं होगी, प्रॉपरली ब्रेन को सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगी. एंड ब्रेन का खाना क्या है? दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू अ ग्लूकोज सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है. अच्छा, देन पॉलीयूरिया कैसे होता है, ठीक है. हाई नीडिंग टू पी मोर ऑफन एंड हाई कीटोन्स लेवल. डायबिटिक पेशेंट की जो यूरिनेशन की स्मेल भी फ्रूटी लाइक स्मेल होती है क्योंकि उसमें कीटोन बॉडीज होती हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज विच इज अ नीडल लाइक शेप, ठीक है, जब ये ब्लैडर के अंदर ऑक्यूमुलेट होने लग जाता है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर जो फीडबैक मैकेनिज्म है, एवरीथिंग इज इन अ हीमोस्टैटिक मैनर में चल रही है. हीमोस्टेसिस यानी कि जहाँ पे लेवल डिस्टर्ब हुआ वहाँ पे किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो गया या रीअब्सॉर्ब हो गया. अब ग्लूकोज लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं तो व्हाट हैपेंस कि देयर इज अ hemostatic signals developed inside the kidney कि ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर दो. जब ग्लूकोज ब्लड के थ्रू किडनी में से गुजरता है, लेकिन किडनी को ब्रेन की तरफ से ये मैसेज आता है कि नहीं, मेरे पास तो एनर्जी इतनी नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज मुझे चाहिए, तो ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करो. then again kidney is in a very confusion state of absorption and secretion of the glucose. तो what happened कि जब ज्यादा amount of glucose हो गया ब्लड के अंदर, तो due to its osmotic properties, osmosis इसकी properties के थ्रू ये ब्लैडर के अंदर चला जाता है, यानी ब्लैडर के हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन ब्लैडर जल्दी फिलअप हो जाता है, ठीक है, जल्दी फिलअप हो जाता है, और फिर पेशेंट को ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ पे एक्यूटली तेजी से जो है ना वो यूरिनेशन की जो है वो होती है, यूरिनेशन की तरफ हो जाता है, यानी बहुत ही सिवियर रियलिटी के साथ उसके जो कंट्रोल्ड इनवॉलेंटरली कंट्रोल एंड टू स्टॉप द यूरिनेशन वो कमजोर हो जाते हैं, और फिर पेशेंट को बहुत तेजी से भागना पड़ता है वॉशरूम की तरफ, ठीक है. तो दिस इज ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो डेवलप हो रहे हैं उसके यूरिनरी ब्लैडर में, जिसकी वजह से उसको बहुत तेजी से जाना पड़ रहा है, ठीक है. और उसके जो किडनी की रीअब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, वो किडनी अपने हेमोस्टैटिक प्रॉपर्टी की वजह से उसको सिक्रीट आउट कर रहा है क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मौजूद है. और इसी की वजह से जब एक्सक्रीट आउट होता है ऑब्वियसली यूरिन डार्क यूरिनेशन भी हो जाती है कभी, तो फिर पेशेंट को फील होता है कि हाँ यार मेरे यूरिन का कलर बहुत डार्क हो रहा है, चलो पानी पियो, पानी ज़्यादा पीता है तो फिर दोबारा यूरिनेशन. तो पेशेंट की ये वाले साइन सिम्टम्स ओवरलुक्ड हो रहे होते हैं, दे बिकम्स कनेक्टेड, लेकिन ये कनेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं.
ठीक है, प्यास क्यों लगती है? प्यास इस तरह से लगती है, वाटर मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर कम होना शुरू क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपने बायोकेमिस्ट्री में साइकिल्स पढ़ी होगी, फैट डिकम्पोजिशन की, साइकिल फैटी एसिड्स की, ठीक है, साइकिल जो लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, व्हाट हैपन इन द एंड दैट दे प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज और फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। अगर जो सबसे अच्छा हमारी बॉडी के अंदर फैट की डिकम्पोजिशन होती है, दैट इज टर्न इनटू फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड। लेकिन और ये जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके फैट टिश्यू में, एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। बट व्हाट हैपन इन डायबिटीज, जब डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोज तो मिल ही नहीं रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो ब्रेन को और बॉडी को एनर्जी तो कहीं ना कहीं से चाहिए चाहिए, ठीक है। तो व्हाट दे डू, दे ट्रांसमिट द सिग्नल टुवर्ड्स द एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यूज पे के पास जाके वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फ्री फैटी एसिड्स दो, ठीक है, ताकि मैं उसके अंदर से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करूं और फिर अपने बॉडी को वर्कआउट करने में हेल्प हो। तो एडिपोज टिश्यू रिलीज करता है फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स विद द हेल्प ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स के साथ कंबाइन होते हैं वो, क्योंकि फैट्स बड़े ढीठ किस्म के होते हैं, ठीक है, ये इतनी इजीली आसानी से आपको एनर्जी नहीं देते, ये जाके बस डिपॉजिट हो जाते हैं। और लगता है हमें कि हाँ मोटे हो गए हैं हम तो हमारे पास बहुत एनर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। फैट्स आर वेरी मच लाइक जिद्दी काइंड ऑफ सेल्स। तो व्हाट दे डू, दे सेट कि नहीं, हमें जो है वो, अगर आपको हमसे फ्री फैटी एसिड्स चाहिए तो आपको कीटोन बॉडीज रिलीज करनी होगी, ठीक है, कीटोन बॉडीज रिलीज करनी होगी, और हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देना होगा, तभी हम जाके फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स रिलीज करेंगे। जब इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब यूज अप हो रहे होते हैं, ठीक है, इन दिस साइकिल, इन दिस प्रोसेस, तो फिर वहां पे पेशेंट को पॉली डिप्सिया के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, इंक्रीज फीलिंग ऑफ थर्स्ट, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, बस पानी पीते रहना होता है उसे, ठीक है, ये पानी की मुसलसल कंजम्पशन हो रही है टू रिलीज द फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स एंड ऑल्सो द कीटोन बॉडीज। तो फ्री फैटी एसिड्स जो है, जब वो कीटोन बॉडीज भी जब रिलीज करते हैं, जिसमें मेनली एसीटोन, बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये सारे कीटोन बॉडीज हैं, ये बॉडी में जाके ये नॉन फ्रेंडली होते हैं for your body. They are non-friendly in the sense that they cause destruction, they cause bad smell first in your mouth, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू होती है, एक फ्रूटी लाइक, एक एसीटोन लाइक ब्रेथ की स्मेल आती है मुंह से, ठीक है। तो वो भी एक साइन अलार्मिंग है कि पेशेंट अंडर गोइंग थ्रू डायबिटीज, ठीक है। और ये ज़्यादातर होती है टाइप 1 डायबिटीज में, जिसके अंदर इंसुलिन है ही नहीं, तो कंटिन्यूस फ्री फैटी एसिड्स के थ्रू ही बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है इन टाइप 1 डायबिटीज। इसकी वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं, दे हैव अ वेरी लो बॉडी वेट, ठीक है, उनकी बॉडी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एडिपोज टिश्यू सारे यूज अप हो जाते हैं। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स उनके होते हैं कि दे हैविंग, उनकी बहुत फूली हुई बॉडी होती है, ठीक है, बहुत मोटे भी हो सकते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से डिमांड बढ़ती रहती है बॉडी के ग्लूकोज की, तो उनके सारे एडिपोज टिश्यूज रिलीज आउट हो जाते हैं, वो अपने डिक्रीज कर देता है एडिपोज टिश्यू की कंजप्शन को, ठीक है, क्योंकि वो फ्री फैटी एसिड्स निकाल रहा होता है मुसलसल ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। इसकी एग्जांपल है आपके पास, जैसे आप देख लो जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं बहुत चबी होते हैं, और फिर लेटर ऑन दे बिकम वेरी स्किनी, और जब वो इंसुलिन थेरेपी पे आते हैं तो फिर वहां से एक हेल्दी लुक देना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो है वहां पे वो कंट्रोल कर रहा होता है ग्लूकोज की कंजम्पशन को, और एडिपोज टिश्यू एक प्रॉपर अमाउंट में आपकी पूरी बॉडी में सेटअप हो रहे होते हैं। तो जो कीटोन बॉडीज हैं, इट इज द ketone bodies is the main sign and symptom of diabetes in type 1, ठीक है, उसमें तो टाइप 1 में तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, और टाइप 2 के अंदर वो कभी हो भी सकते हैं, और मुसलसल अनकंट्रोल डायबिटीज के अंदर तो ये कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, ब्रेथ स्मेल डिस्टर्ब होगी,
ठीक है, देन कीटोन बॉडीज, देन द फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो रिलीज हो रहे थे, फैटी एसिड्स तो चले गए एनर्जी देने, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट के अंदर, स्पेशली हार्ट साइड पे, ठीक है, जहाँ पे फिर वो एथेरोस्क्लेरोसिस का मसला होना शुरू हो जाता है और फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं ड्यू टू ट्राइग्लिसराइड्स। और कीटोन बॉडी से वहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है जब कीटो बॉडी ज़्यादा होंगे, दैट इज कीटोसिस सिम्टम्स जो आना शुरू होंगे। अगेन उसके भी वही होते हैं, लेकिन मेन कीटोसिस सिम्टम मुंह से ब्रेथ एसीटोन स्मेल आना। जहाँ पे ये एसीटोन स्मेल आना शुरू हो, आप समझ जाओ कि बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो गए और ये फर्दर बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे। वरना अदरवाइज कीटोन बॉडी के अलावा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, सिम्टम्स क्रिएट होंगे, दैट इज लेथार्जीनेस ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है, high in polyuria due to osmotic pressures and due to the increased amount of glucose passing through the kidneys, hemostatic level को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो मुसलसल किडनी की तरफ से सिग्नल आ रहा होता है कि एक्सक्रीट आउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे पॉलीयूरिया के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। वेट लॉस किस तरह से होता है, अगेन यू हैव, आई थिंक अब ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कि आप अपने क्वेश्चंस राइट कर सकते हो या कोई भी केस स्टडीज को डिस्कस कर सकते हो कि किस तरह से ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे जब एडिपोज टिश्यूज से बॉडी को एनर्जी लेना हो तो वो रिलीज करेगा फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स विद द हेल्प ऑफ 3 molecule of water, that 3 molecule of water which is consuming it increase the urge to have water, to it increase the urge of thirstiness, ठीक है। यहाँ पे फिर ये increase पानी की तलब क्यों होती है इस वजह से। then with free fatty acid and triglycerides uh, they also produce ketone bodies, and ketone bodies again it gives you the very acetone like sweet like smell, ठीक है, from your breathing से बहुत ऐसी स्मेल आती है जो कि थोड़ी डिस्टर्बिंग भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो स्वीट स्मेल है तो ये तो अच्छी बात हुई, नो। These are the complications and signs and symptoms which cause complication in daily routine life. Obviously, आप laziness feel करोगे, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होगी या बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। अच्छा, और कीटोन बॉडीज जो है, अगेन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कीटोन बॉडीज ऑल्सो डिस्टर्ब योर विजन। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से, तो उसके आप बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ, एक तो ये कि ग्लूकोज आर हैविंग अ नीडल लाइक शेप, secondly कि due to the insufficient amount of glucose in brain they produce कीटोन बॉडीज या कीटोएसिडोसिस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज अगेन आपकी स्पेशली आईज की लेंस और उसकी कैपिलरीज को डिस्टर्ब करती हैं, तो उसकी वजह से ब्लर विजन आना शुरू होता है। दिस वेरी मच कॉमन इन गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है ड्यू टू इंक्रीज हार्मोन ऑफ HCG हार्मोन, ठीक है। वहाँ पे एक बर्थ हार्मोन की एक्सेसिव होने की वजह से पैनक्रियाज अपना एक्शन प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, और ये अक्सर, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के अंदर हो, जिनका जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है, डायबिटीज़ की, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे हैविंग डायबिटीज, या बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा हो तो वहाँ पे भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज इंड्यूस हो सकती है, ठीक है। Okay, now we can discuss it briefly what is gestation diabetes, carbohydrate intolerance, ठीक है। और इसके अंदर हमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनकंट्रोल डायबिटीज जो है वो क्या कॉज कर सकता है, फेटल मैक्रोसोमिया विच इज़ अ ओवरली लार्ज बॉडी ऑफ बेबी, ठीक है, बहुत ही बड़ा बेबी, यानी 12 पाउंड 13 14, यानी वो हेल्दी नहीं लगते,
वो थोड़े से लगता है कि हाँ देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इनसाइड देम, फूले हुए जो होते हैं, और जिसकी वजह से जब उनकी डिलीवरी का टाइम होता है तो दे गेट उनके शोल्डर्स डिसलोकेट हो सकते हैं, जिसको हम डिस्टोकिया कहते हैं, हैविंग शोल्डर डिस्टोकिया, हैविंग डिफिकल्ट टाइम ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। और या फिर पेशेंट जब बेबी पास आउट निकल जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर वो जा सकता है, क्योंकि वो इनसाइड मदर वो उसको कंटिन्यूस एक हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिलता रहा है, तो बॉडी भी उसी तरीके से इम्यून हो जाती है कि मुझे हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की हर वक्त मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो पेशेंट सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकता है, ठीक है। जो कि ये बहुत ही अगेन मैंने आपको पहले जो बताया था कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। और हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को इंसुलिन पे आना होता है, वो बेटर ऑप्शन है, ताकि उससे आपकी डायबिटीज बहुत अच्छी कंट्रोल हो सके और एक हेल्दी लाइफ आप गुजार सकें विथ योर डाइट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल, ठीक है। नाउ क्योंकि इंसुलिन जो है वो यूं कह लो, यूं कह सकते हैं हम कि इंसुलिन द सेफेस्ट थेरेपी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बॉडी के अंदर। अब हम इनकी थेरेपी की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि डायबिटीज की टाइप्स और इसके सारे सिम्टम्स कुछ क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब हम इसके थेरेपी की तरफ बढ़ें तो हमारे पास जो रेजिमेन है वो इफ व्हेन डायबिटीज गेट डायग्नोज, ठीक है, तो उसमें आप या तो पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी पे लगाओगे, ठीक है। हमारे पास इंसुलिन है और अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि ग्लूकोज को कम करते हैं बॉडी के अंदर। अमाइलिन एनालॉग इज एन अगेन एन एनालॉग ऑफ एन इंसुलिन, लेकिन ये बहुत ही, ये पाकिस्तान में एटलीस्ट मैंने नहीं देखा अब तक ये यूज हो रहा हो। अगर आप लोग की इंफॉर्मेशन में है तो ये जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंसुलिन भी अब जाके यहाँ बहुत कॉमन हुई है, वरना पहले इसकी भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी इंसुलिन की। और ओरल एजेंट्स हैं हमारे पास। देन इन इसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। टाइप 1 की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें ओरल ड्रग्स तो देनी ही नहीं है, हमें डायरेक्टली इंसुलिन ही देनी होती है पेशेंट को, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही। और सिवियर पेशेंट के अंदर जब कीटो एसिडोसिस हो जाती है तो वहाँ पे पेशेंट को मुसलसल पेट में दर्द होना, ठीक है, ब्लर विजन, कीटोन बॉडीज, मुसलसल उसको भूख लगती है, उसका पेट नहीं भरता, उसको एनर्जी नहीं मिलती, स्लीपीनेस, टायर्डनेस, ये सारे टाइप 1 पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 साइन एंड सिम्टम्स में जो फर्क आएगा ना, वो ये फर्क आएगा कि टाइप 1 के अंदर कीटो एसिडोसिस बहुत ज्यादा हो रही होगी और टाइप 2 के अंदर कीटोन एसिडोसिस बहुत ही सिवियरिटी में जाके होती है, जब बहुत अरसे से डायबिटीज गेट अनकंट्रोल। तो लेकिन टाइप 1 के अंदर सिवियर कीटो एसिडोसिस, और जो सबसे ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स प्रोनाउंस होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और फिर वहां से पता चलता है कि अच्छा ये मसला है, दैट इज द गेस्टेशनल अपसेट, ठीक है। पेन काफी होता है पेशेंट को पेट के अंदर ड्यू टू द कीटोन बॉडीज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी सारी इसकी मेटाबॉलिज्म के जितने भी एंजाइम्स हैं और हार्मोन हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, सिर्फ एक इंसुलिन के इनसफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंसुलिन की प्रिपरेशन है, इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन। अच्छा, ये वाला चार्ट किस हवाले से है कि टाइप 1 एज के हवाले से, एज ऑब्वियसली जब टाइप 1 है तो वो बाय बर्थ होगा, ठीक है, और वो बाय बर्थ हमें पता चलता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड या अडल्ट, बिफोर 15 ईयर्स तक पता चल जाता है, या फिर अडल्ट की एज तक तो ये पता चल ही जाता है अगर पेशेंट की डाइट और एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पेशेंट को कीटो एसिडोसिस होने लगती है, हाइपर ग्लाइसीमिया इतना ज्यादा हो जाता है, 600 1200 इतनी तक की आप पेशेंट के अंदर रीडिंग्स आ रही होती हैं, सिवियर वेट लॉस हो रहा होता है जिससे पेशेंट फौरन डिटेक्ट करता है कि समथिंग इज प्रॉब्लम। और टाइप 2 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एज के साथ
with it depends on your diet pattern, it depends on your lifestyle pattern, तो वहाँ पे टाइप 2 आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन की कमी होना शुरू हो जाती है, और टाइप 1 में इंसुलिन है ही नहीं। ठीक है, मैं बार बार बहुत सी चीजें रिपीट करूंगी ताकि आपको ये सुन के चीजें खुद ही एब्जॉर्ब हो जाए, याद हो जाए। न्यूट्रिशनल स्टेटस एट टाइम ऑफ ऑनसेट फ्रीक्वेंटली अंडर नरिश्ड। पेशेंट टाइप 1 के अंदर बहुत कुछ खाता भी है, लेकिन मुसलसल उस वो एक अंडर नरिश पर्सन लगेगा, एक अनहेल्दी, अनएक्टिव, क्योंकि ग्लूकोज उसको मिल ही नहीं रहा, और ग्लूकोज इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रेन। और ग्लूकोज अगर जब ब्रेन को नहीं मिल रहा तो फिर वो फ्री फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स के थ्रू अपनी एनर्जी पर पूरी करेगा, और दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट फॉर होल बॉडी। ठीक है, और टाइप 2 के अंदर ज़्यादातर ओबीसिटी, जो ओबीस पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लें, उनके अंदर ये टाइप 2 पाया जा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पैनक्रियास इज अंडर इन बिटवीन द डिओडेनम। ठीक है, उसके बीच में पैनक्रियास लाई करता है। जब एडिपोज टिश्यू इतने भर जाते हैं तो पैनक्रियास पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स आपके प्रॉपर वर्क करना छोड़ देते हैं। प्रिवलेंस 5 to 10% is prevail in the society with type 1, and 90 to 95% are diagnosed with type 2। काफ़ी बड़ी रेंज है ये टाइप 2 की, क्योंकि अब ये बहुत कॉमन लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गई है। जेनेटिक जेनेटिक टाइप 1 मॉडरेट, यानी टाइप ये एक बर्थ डिफेक्ट है, ये जरूरी नहीं कि जेनेटिक में आए। ठीक है, टाइप 2 का जीन्स वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें टाइप 1 में एक्चुअली क्या होता है कि बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड और एलिमिनेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। वो किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक्टिव ना नहीं हो सकते। ठीक है, और टाइप 2 में इनएबिलिटी, बीटा सेल्स मौजूद हैं लेकिन अनेबल हैं टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, नाउ जब हम टाइप 1 की ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइप 1 की ट्रीटमेंट क्या होगी? टाइप 1 की ट्रीटमेंट आप आग बंद करके फौरन से डिटेक्ट करोगे कि इफ इट इज टाइप 1 मीन्स इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, मीन्स दैट इट रिक्वायर्स इंसुलिन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इन हार्मोनल प्रिपरेशन का ये होता है कि हम बहुत से हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि हार्मोन्स आर वेरी मच इंटरलिंक्ड, और इंसुलिन भी इसी तरीके से दे आर इंटरलिंक विथ ग्लूकागॉन। लेकिन और इंसुलिन मतलब एक चीज जो आपकी बॉडी में बन रही है, ठीक है, वो आपकी बॉडी का एक पार्ट है, उसी को आप बाहर से ले रहे हो तो इट्स ओके विथ योर बॉडी। बॉडी उसको एक्सोजीनियस के तौर पे या फॉरेन पार्टिकल के तौर पे नहीं लेती, इसलिए इंसुलिन के कोई साइड इफेक्ट्स एज सच इतने नहीं हैं जितने ओरल एजेंट्स के आते हैं। लेकिन जो मेजर एक फेयर होता है इंसुलिन लगाने का, वो सिर्फ दो फेयर्स हैं। ठीक है, एक इंजेक्शन की वजह से पेशेंट उसको अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, और दूसरा इंसुलिन लगाने वाले के जो अटेंडेंट हैं, यानी उनके साथ एक हर वक्त कोई अटेंडेंट हो या केयर टेकर या केयर गिवर हो जो कि उसको कंट्रोल करे, मॉनिटर करे। ठीक है, या पेशेंट खुद इतना अवेयर हो कि वो उसको मॉनिटर कर सकता हो। रीजन वाई, बिकॉज इंसुलिन का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर डोज ले रहा हो लेकिन उसने डाइट सही तरीके से नहीं खाई, तो इट मे लीड टूवर्ड्स यू हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया अगेन मैंने बताया था इट इज मोर डेंजरस देन हाइपर, क्योंकि उसमें पेशेंट अगेन फेंट हो सकता है और कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, जबकि हाइपर की कॉम्प्लिकेशन बहुत अरसे बाद आना शुरू होती हैं। सो अच्छा, नाउ व्हाट हाउ यू टेक इंसुलिन। ठीक है, टाइप 1 के अंदर इस जो पैराग्राफ के अंदर जो डिफाइन किया है ये आप लोग इसको रीड आउट कर लेना कि हाउ इंसुलिन इज डिलीवर टू टाइप 1 पेशेंट। ठीक है, इंसुलिन को हमने अगेन इसकी एक इंजेक्टेबल फॉर्म बनाई है। ठीक है, इट इज इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये आईवी लगता है, अदरवाइज हम इसको सबकुटेनियसली इंजेक्ट करते हैं पेशेंट। ठीक है, और इसको हम ओरली क्यों नहीं बना सके अभी तक, एक स्टिल, जबकि डायबिटीज इतना कॉमन हो चुका है और ये इस इंसुलिन इतनी डेवलप्ड हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसको ओरली क्यों नहीं बना सके अभी तक? बिकॉज आपकी जो गट है, ठीक है, एब्डोमिनल गट, उसके अंदर एक एंजाइम होता है प्रोटीएस एंजाइम।
ठीक है, दैट प्रोटीएस एंजाइम डीकम्पोज इंसुलिन व्हेन यू टेक इट ओरली। तो ये ओरली अब तक इसकी फॉर्मुलेशन नहीं बन सकी है कि हम किस तरह से प्रोटीएस एंजाइम को बाईपास कर दें इंसुलिन की फंक्शन के लिए एज अ ओरल ड्रग। ठीक है, क्योंकि प्रोटीज एंजाइम आपके ओवरऑल गट के अंदर है मुसलसल, और ये आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इंसुलिन की किसी भी फॉर्मेशन बना लोगे, चाहे वो उसको फिल्म कोटिंग कर लो या उसकी एक्सटेंडेड रिलीज कर लो, तब भी आप उसको ओवरऑल ओरल ईसोफेगस जो आपकी गट है, डाइजेस्टिव गट, उसमें हर जगह उसको प्रोटीएस एंजाइम मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज हो जाएगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो हमें लाजमी इसको सबकुटेनियसली इसको इंजेक्ट करना होता है। अच्छा, इंसुलिन कि अब जो है वो काफ़ी उसमें एडवांसमेंट ये हुई है कि अब इंसुलिन पंप्स आ गए हैं। ठीक है, माइक्रोफाइन नीडल के पेन आ गए हैं, जिसमें आप सबकुटेनियसली, इसको एक तरीका होता है कि थोड़ी स्किन उठा के, ठीक है, आप उसको परपेंडिकुलरली स्किन के इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें पेन नहीं होता, पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। वरना पेशेंट को इतनी दफ़ा टाइप 1 में स्पेशली बहुत दफ़ा इंसुलिन लगानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से कंप्लाइंस नहीं आता। ठीक है, और इंसुलिन पंप्स भी अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसमें वो एक तरह से ड्रिप की तरह पेशेंट के वो सेट कर देते हैं एक डिवाइस। ठीक है, और वो डिवाइस खुद ही जो है वो ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करती है, और जब उसको फील होता है या लेवल्स हाई आ रहे होते हैं ओवरऑल ड्यूरिंग डे, ठीक है, तो वो खुद ही पंप को रिलीज करना शुरू कर देती है। और ये बहुत इफेक्टिव उन पेशेंट्स के अंदर है जो कि खुद से मैनेज नहीं कर सकते, बिल्कुल अर्ली चाइल्ड जो टाइप 1 हो, और जो एल्डरली पेशेंट हो, जो इनका केयर टेकर नहीं हो, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो मुसलसल इंजेक्शन लगाने में, तो वहाँ पे ये इंसुलिन पंप्स यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे इतना कॉमनली नहीं है, बिकॉज अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। सेकेंडली, उनके लाइफ स्टाइल इस तरह का नहीं है कि वो बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकें। फिर थर्डली, हमें ये बहुत कॉस्टली पड़ता है इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ओवरऑल दुनिया भर में इंसुलिन इज़ वेरी कॉस्टली, बिकॉज ये बनी है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाई गई है। ठीक है, पहले ये बोवाइन और पिग के जेनेटिक मटेरियल से बनी थी, जो कि वहाँ पे ये इशू आ जाता है ना, और फिर उसको इसकी प्रोडक्शन में भी इशू आता है कि आप कितने जो है बोवाइन से आप उनकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग लेंगे। तो ये अब ये टेक्नोलॉजिकली ईस्ट से और ई कोलाई बैक्टीरिया, उससे ये बनने लगी है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। तो इट्स वेरी नाउ प्रोड्यूसिबल। ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव अभी भी नहीं इतनी है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। लेकिन बाहर मुल्कों में क्योंकि उनकी इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस उनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, तो वहाँ और फिर वो हर सिटीजन को एक वैल्यू करते हैं, तो लाजमी जो है वो ये टाइप 1 को इंसुलिन लेनी होती है, और जो नॉन कंप्लायंस पेशेंट होते हैं फिर उनको इंसुलिन पंप की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन लेने में जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है वो ये कि पेशेंट को इंजेक्शन का एक फेयर होता है। तो इंजेक्शन के साइट्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम उन साइट्स पे लगाएंगे इंसुलिन को प्रॉपरली और एक ख़ास तरीके से लगाएंगे, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, मेनली क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हाइपर डिसलिपिड ट्रॉफी, यानी जो लिपिड जैसे ये साइड इफेक्शन आप देख रहे हो अराउंड एंड सराउंड द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, एब्डोमेन, अपर एंड आउटर थाई, जो ये वाला हिस्सा और शोल्डर्स का के नीचे, आर्म्स का अपर साइड, ठीक है, बुटक्स पे भी लगा सकते हैं इसको। तो ये सारी उन जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ पे लिपिड्स की एडिपोज टिश्यू की थोड़ी ज़्यादा अक्यूमुलेशन होती है। तो इसकी वजह से मुसलसल इंजेक्शन की वजह से वो साइट ऑफ इंजेक्शन जो है वो लिपिड डिस्ट्रॉफी का शिकार हो जाता है, यानी वहाँ पे लिपिड के जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसमें आप पिक्चर्स भी मैं इसमें दिखाऊंगी। अच्छा, तो इसका मेन जो है साइट ऑफ इंजेक्शन का तरीका कि आप उसको रोटेट करते रहो, अपनी साइट ऑफ इंजेक्शन चेंज करते रहो।
ठीक है, और थोड़ा सा स्किन उठा के सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन लगाते हैं जिससे पेन में भी रिलीफ मिलता है, इतना पेन नहीं होता। तो ये एक प्रॉपर तरीका है साइट इंजेक्शन लगाने का इंसुलिन की। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसुलिन which are available?